वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। टॉपिक ये है कि अगर आज आप घर नहीं खरीदते हैं तो क्या भविष्य में प्रॉपर्टी के भाव इतने बढ़ जाएंगे कि आप कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिस पे एक हमारे भाई ने कमेंट किया और कमेंट में ये लिखा कि अगर आज आप घर नहीं खरीदते हैं तो आने वाले 5-7 साल बाद क्या आप घर खरीद ही नहीं पाएंगे। मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, थ्योरेटिकली ऐसा संभव है। अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल्स की बात करेंगे तो ऐसा संभव है कि शायद आने वाले समय में प्रॉपर्टी के भाव इतने बढ़ जाएं कि एक आम आदमी घर खरीदने की नहीं सोच पाएगा। लेकिन ज़िंदगी जीने का एक ही तरीका है आज के इस निराशा भरे माहौल में, ऑप्टिमिस्ट रह के। तो ऑप्टिमिज़्म हमको रखना पड़ेगा इस चीज़ में भी, और उसके पास मेरे पास वैलिड पॉइंट्स भी हैं, फेवर में भी है, अगेंस्ट में भी है। मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके साथ ही एक यूनिक कंसेप्ट दुनिया के अंदर आने वाले कुछ सालों में हमें नज़र आएगा जो सऊदी अरेबिया ने स्टार्ट किया है। आई एम वेरी श्योर आप में से काफ़ी लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में आइडिया होगा, लेकिन वीडियो में आगे मैं उस कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग और प्रॉमिसिंग कंसेप्ट है, जुड़े रहो इस वीडियो में। सबसे पहली बात जो प्रॉपर्टी को लेकर ये है कि क्या मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब आप पूछते हैं कि इम्पॉसिबल हो जाएगा तो इसका एक रीज़न होता है कि हम इस चीज़ को समझते हैं कि प्रॉपर्टी का भाव बहुत बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर मिडिल क्लास के हाथ में बहुत पैसा आया है, और इंडिया में ही नहीं, दुनिया के हर देश में आया है, क्योंकि इंटरनेट के बाद हम थोड़े ओपन अप हुए हैं। इंडिया के अंदर खास तौर पे पैसा आया है, डिस्पोजेबल इनकम आई है। उसका मेन कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत थ्रस्ट दिया है। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के तहत अगर आप 1 रुपया मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर में छोड़ते हैं तो कम से कम 4 गुना होकर वो मार्केट की, इंडिया की इकोनॉमी में आता है। 4 हाथों से गुजरता है, 4 परिवारों की इनकम उससे इफेक्ट होती है, बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर 4 एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा मे वेरी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के बाद भारत ने हाईवेज़ बहुत बनाए हैं, भारत रेलवेज़ पे बहुत काम कर रहा है, भारत ब्रिजेस बहुत बना रहा है, फ्लाईओवर्स बहुत बना रहा है, सड़क का बहुत काम हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस बहुत बन रहे हैं। इन सब की वजह से मार्केट में पैसा रिलीज़ हुआ है, और ये पैसा आम आदमी के हाथ में आया है, चाहे किसी भी तरीके से आए हो। ये एकदम सच बात है कि 80 करोड़ लोगों को हमें चावल, चना और गेहूं देना पड़ रहा है ज़िंदा रखने के लिए पिछले 5 साल से। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, लेकिन अमीर और अमीर हो रहा है, और उसी वजह से प्रॉपर्टी के भाव भी बढ़ रहे हैं, और उसी वजह से मिडिल क्लास और टू बी स्पेसिफिक लोअर मिडिल क्लास का जो सपना है शायद वो टूट सकता है अपना एक घर लेने का भविष्य में। लेकिन मैं इस चीज़ से पार्टली तो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जब मैं अपना दिमाग ओपन करता हूँ कि देखो क्या पॉसिबिलिटीज़ है भविष्य में, तो आप समझोगे मेरा पॉइंट, है ना। फिर कुछ रेटोरिक सी बातें हैं कि भाई जो बड़े सिटीज़ है बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद में, वहाँ पे प्रॉपर्टी के भाव डबल हो गए हैं पिछले 5 साल में। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ ग्रोथ फास्ट हुई है हाईवे प्रोजेक्ट्स और माइग्रेशन की वजह से। आउटस्कर्ट्स, किसी भी सिटी के आउटस्कर्ट के अंदर लोगों को रहने को मजबूर होना पड़ रहा है और लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी आ रही है। लोग कहते हैं ज़मीन लिमिटेड है, लैंड इज़ फाइनाइट। अर्बनाइजेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्सप्लोडिंग डिमांड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स। राइजिंग मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, जैसे हर चीज़ बढ़ रही है, लेबर है ही नहीं, लेबर यूट्यूब बना बना के कमा रही है, ट्रक ड्राइवर यूट्यूब पे वीडियो बना बना के कमा रहे हैं, तो ट्रक कौन चलाएगा। लेबर जब अपने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की डिलीवरी के पूरे दिन के यूट्यूब रील्स और व्लॉग बनाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि लेबर, इंडिया के अंदर स्किल्ड लेबर का बहुत बड़ा इशू चल रहा है अभी। बाकी NRI और HNI जो हैं बाहर से पैसा ला के बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, फिर ब्ला 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 ब्ला। चलो पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, मैंने हाथों से लिखा हुआ है पेंसिल से, नो प्रिंट्स। सबसे पहले तो ये है कि प्राइस इतनी बढ़ रही है कि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। सपोज़ जयपुर सिटी की बात करते हैं। जयपुर सिटी के अंदर सी स्कीम, मालवीय नगर, एयरपोर्ट के आसपास का एरिया, वहाँ पर भाव दे हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग। अब एक आम आदमी जिसकी इनकम 50,000 भी है, वो इन एरियाज़ में घर लेने का नहीं सोच सकता। रीज़न बीइंग प्राइस बहुत महंगी है। अगर इनकी कैपेसिटी को देखें तो 10-20 गज की ज़मीन बहुत मुश्किल से लोन लेके ले पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है फैक्चुअली यहाँ पर एक मिडिल क्लास के लिए ज़मीन लेना। पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। ये इस फेवर में है कि आने वाले टाइम में अगर आज आपने ज़मीन नहीं ली जहाँ मिल रही है, जिस भाव में मिल रही है, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद शायद आप वहाँ भी ना ला पाएंगे जहाँ आप ही ले पा रहे हैं। लेकिन इसके पॉइंट में, काउंटर में पॉइंट ये आता है कि धरती के पास ज़मीन तो है, भारत के पास ज़मीन तो है, बहुत सारे इलाके बंजर हैं। मैं चाहता हूँ, ड्राइव करता हूँ, आप भी ड्राइव करते हैं, आई एम श्योर टोल के आसपास का इलाका हमेशा खाली होता है, बहुत ज़मीन है। तो इसका सोल्यूशन आएगा न्यू सैटेलाइट सिटीज़। सैटेलाइट सिटीज़ क्या होती है? बेसिकली एक बड़ी सिटी के थोड़ा सा आउटस्कर्ट में एक ऐसा इकोसिस्टम वाला सिटी
जिसके अंदर सारी सुविधाएं जो ज़रूरत होती है वो अवेलेबल है। ठीक है, दुनिया का सबसे शानदार कैंसर हॉस्पिटल वहाँ ना हो सकता है, दुनिया के हार्ट स्पेशलिस्ट वहाँ ना रहते हों, लेकिन एक अच्छा स्कूल आपको मिल जाएगा, एक अच्छा मॉल आपको मिल जाएगा, अच्छा शॉपिंग प्लेस आपको मिल जाएगा, छोटा मोटा हॉस्पिटल जो आपकी छोटी मोटी इश्यूज़ को सॉल्व कर दे वो मिल जाएगी, बैंक फैसिलिटी मिल जाएगी, एटीएम फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, रेलवे स्टेशन का जो इस बड़े शहर से रेलवे आ रही है वो आपके इस सैटेलाइट टाउन में रुकती हुई चली जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है और इंडिया का भविष्य भी मुझे यही नज़र आता है। ये एक बहुत सॉलिड भविष्य मुझे एट प्रेजेंट इंडिया की सिचुएशन में नज़र आता है, जिसका नाम है सैटेलाइट सिटीज़। इसके अलावा एक पॉइंट है, लोग बहुत ज़्यादा घर खरीद रहे हैं, एक आदमी एक से ज़्यादा घर खरीद रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये फेवर में है, ये उस चीज़ के फेवर में है जो ये हमारा थीसिस है, हाइपोथेसिस है कि अगर आज नहीं घर खरीदोगे तो शायद भविष्य में घर नहीं खरीद पाओगे। उसी के संदर्भ में एक पॉइंट है, इसका एक कारण भी लोग बताते हैं कि हर परिवार एक से ज़्यादा घर खरीद रहा है जो अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग एक भी नहीं खरीद पा रहे और कुछ लोग 10-10 घर खरीद के बैठे हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है इनफैक्ट। ओके, तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि ठीक है लोग घर खरीद रहे हैं, लेकिन जिनके लिए घर खरीद रहे हैं, घर में बंदे कितने हैं मैनेज करने वाले? 2। जयपुर का एग्जांपल देता हूँ। जयपुर में अगर विद्याधर नगर का कोई इलाके में रहता है बंदा, तो जगतपुरा में जाके 15 घर खरीद ले तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? दे हैव टू ट्रैवल अ होल डिस्टेंस फॉर द सिटी। ठीक है, रेंटल इनकम के हिसाब से खरीद सकते हैं, लेकिन परिवार में लोग कितने हैं? माँ बाप और 2 बच्चे। द न्यूक्लियर फैमिली क्राइसिस इज़ अ बिग इशू इन इंडिया। पीपल आर नॉट मेकिंग मैनी बेबीज़। इलॉन मस्क भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि और कोई बड़ा इशू इस धरती पर नहीं आने वाला है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन विल बी ए प्रॉब्लम। अगर आप पिरामिड को उल्टा कर देंगे तो डिक्लाइन इस तरह से हो रहा है पॉपुलेशन। मल्टीपल प्लॉट्स का सोल्यूशन ये है कि, सोल्यूशन तो क्या है, मेरे काउंटर का पॉइंट ये है कि लोग बेबीज़ नहीं बना रहे हैं। जनसंख्या वैसे तो बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है जिस अनुपात में एक्सपेक्ट किया जा रहा है दुनिया भर के अंदर। मे बी दिस इज़ नॉट अ कन्विंसिंग पॉइंट बट आई हैड टू से व्हाट आई हैड टू से। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब जैसे जयपुर का एग्जांपल बहुत हो गया, जैसे मुंबई के आसपास के इलाकों से बहुत ज़्यादा लोग आके रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बार मुंबई जा रहा था ट्रेन के अंदर, मैं लाल बाग का राजा का दर्शन करने जा रहा था, सूरत से ट्रेन में गया था मैं। तो मैंने देखा कि मुंबई के पास के इलाके में नहीं, हम मुंबई से वापस आ रहे थे सूरत, मैं मुंबई से वापस आ रहा था, तो मुंबई से थोड़ा पहले कुछ लोग चढ़े ट्रेन में और फिर उसके बाद बड़े शहर में वो अपना सामान बेचने के लिए आए थे, सब्जी वब्जी लेके। मजबूरी है बड़े शहर के पास रहने वाले लोगों की कि एक समय के बाद उनको बड़े शहर की तरफ आना पड़ता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। रूरल में, विलेज एरिया में, सेमी अर्बन एरियाज़ में लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को काम धंधा नहीं है, किसी को मजदूरी अगर करनी है तो बड़े शहर में ही मिलेगी, डेली खाना खाने के लिए इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन वही है कि जैसे सैटेलाइट सिटीज़ बनेगी, हो सकता है अभी आपको बड़े सिटी के अंदर आना पड़े, लेकिन एक समय के बाद सैटेलाइट सिटीज़ वुड टेक द लीड। और अपग्रेडेशन ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज़। ठीक है, मुंबई जितना बड़ा शहर आसानी से बनेगा नहीं, लेकिन टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ अपग्रेड भी हो रही हैं, वहाँ भी एक पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम। एक समय के बाद इनकम और प्रॉपर्टी का भाव लगभग बराबर आ जाएगा। इंक्रीज़ इतना नहीं होगा एक समय के बाद आम आदमी की इनकम में कि प्रॉपर्टी के भाव हमेशा ही ऊपर की तरफ रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अप्रिशिएशन हो ही नहीं सकता है हमेशा। इट हैज़ टू बी साइक्लिकल। द इकोनॉमी एंड डिमांड सप्लाई गैप हैज़ टू बी साइक्लिकल। अगर अभी पीक पे है तो ये पीक नए नहीं बनेंगे, ये डिक्लाइन पे आएगा ही आएगा, ये फैक्ट है। पीक कब आता है वो एक डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन डिक्लाइन 100% श्योर है। NBFCs ओपन हैंड्स फॉर पीपल आर नाउ टेकिंग रिस्क। NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने लोगों के हाथ खोल दिए और लोग बहुत रिस्क लेकर अपना खुद का घर का सपना पूरा कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ये बात भी सच है कि NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज NPA हुए घर भी उतनी ही मात्रा में बेच रहा है। पूरे स्टार्टअप्स बने हैं इस चीज़ के लिए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनी है, NPAs बढ़ रहे हैं। ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये कहना डेफिनेटली उचित होगा कि जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ हुई है उसके अनुपात में NPA परसेंटेज वाइज भले ना बढ़ाओ, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में NPA बढ़ा है। नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल फॉर टू बी सोल्ड अंडर सरफासी और NPA आर इंक्रीजिंग। ये एक फैक्ट है, नंबर की बात कर रहा हूँ, परसेंट की नहीं, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर बीइंग बॉट फॉर रेंटल पर्पस। लोग रेंटल इनकम के लालच में घर खरीद रहे हैं। और एक बात ये सच्चाई है कि जो लोग रेंटल के लालच में घर खरीद रहे हैं वो कर्जा लेके घर खरीद रहे हैं। तो जितनी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, जितने लोगों की ओनरशिप बढ़ रही है, जितने प्राइस बढ़ रहे हैं, उतना ही कर्जा भी बढ़ रहा है। तो कर्जा लेकर अगर कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म।
तो एक समय के बाद ये भी आपको नज़र आएगा कि जो कर्ज़ा लेकर किराए के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का कंसेप्ट है, एक समय के बाद वो भी डिक्लाइन होगा, क्योंकि एंड यूज़ के लिए घर नहीं खरीदे जा रहे हैं। मैं घर खरीद के खुद नहीं रह रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी घर है, मेरे पास थोड़ी इनकम है, मैंने 3-4 घर लिए और रेंटल पर्पज़ के लिए। ये एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं माना जा सकता है। इसके बाद लोग कहते हैं लैंड लिमिटेड है तो पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ हो रही है या होगी, भविष्य में नज़र आता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग एक शहर में रहें, शहर के बाहर घर खरीद लें और उसके बाद दूसरे शहर में जाके काम करें या 70-80 किलोमीटर डेली अप डाउन करके काम करें। तो इसका जवाब है कि मेट्रोज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, रिड्यूस हो रहे हैं डिस्टेंस। विद इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी सूनर और लेटर इंडिया के अंदर भी हाइपरलूप आएगा। हाइपरलूप इज़ अ कंसेप्ट, एलॉन मस्क का कंसेप्ट है। फिर बुलेट ट्रेन्स हैं। तो सूनर और लेटर हमें अभी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आता, लेकिन इन द टाइम्स टू कम वी डेफिनेटली विल हैव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर सूनर और लेटर इंडिया में आएगा। एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो है, एक्सप्रेसवे है, हाइपरलूप जैसे कंसेप्ट आएंगे और इसके अलावा बुलेट ट्रेन के कंसेप्ट भी आएंगे। हाँ, एक सबसे पॉइंट, अगर आप किसी से बहस करें प्रॉपर्टी को लेके तो वो डाउन द लाइन उस इनोवेशन की बात नहीं करेंगे जो अभी दुनिया में हो रहा है। जिस इनोवेशन की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, उस इनोवेशन की बात नहीं करेंगे। वो यही सोचेंगे, वो वही बात करेंगे जो जैसे आज से 20 साल पहले का इंडिया था। आज से 20 साल के इंडिया में और आज के इंडिया में अगर आप डे टू डे एनालिसिस करोगे तो पाओगे नथिंग हैज़ चेंज। लेकिन एक समय था जब हम लोग हर चीज़ के लिए कैश देते थे, आज हर चीज़ के लिए यूपीआई देते हैं। यूपीआई फेलियर रेट्स 2017-18 में ज़्यादा थे, आज यूपीआई फेलियर रेट्स कम हैं। आरटीजीएस हैज़ बिकम ए नॉर्म। आरटीजीएस से पेमेंट लेना देना आज एक नॉर्म बन गया है। डीडी ऑब्सोलीट हो गए हैं, डीडी कोई नहीं लेता आजकल। एटीएम कोई यूज़ नहीं कर रहा है आजकल। सो आज से 20 साल बाद की दुनिया की बात करें तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी मुझे नज़र आती है, सऊदी अरेबिया एक कंसेप्ट लाया है। सऊदी अरेबिया द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल कंट्री, जहाँ से एक मतलब एक टैबू जैसा कंसेप्ट हम दुनिया में कह सकते हैं कि दे आर वेरी रिलीजियस, वेरी ऑर्थोडॉक्स। लेकिन सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं वो एक कंसेप्ट लेके आए हैं और कंसेप्ट का नाम है प्लांट सिटी। प्लांट सिटी का नाम है नियोम सिटी। नियोम सिटी में 5 के आसपास प्रोविंसेस या रीजन्स उन्होंने बताए हैं, द लाइन, ऑक्सीगन, ट्रोजना, सिंदाला और मैग्ना। इन रीजन्स की खासियत क्या है, एक एक रीजन की खासियत बताता हूँ। द लाइन रीजन्स बनेंगे, यानी ये प्लान्ड सिटी होगा। इसके अंदर पर्टिकुलर प्लानिंग करके हर सिटी को, हर रीजन को बनाया जा रहा है। हर चीज़ के लिए एक रीजन है। सबसे पहला रीजन है द लाइन। सऊदी अरेबिया एक शहर बनाने जा रहा है, एक रीजन बनाने जा रहा है इस तरह का। ये एक शहर होने वाला है, या मोर प्रिसाइसली ये एक शहर होने वाला है। ये लिटरली एक शहर होने वाला है। आप इसकी मोटाई देख लीजिए, लंबाई देख लीजिए और चौड़ाई देख लीजिए। इस तरह का सिटी सऊदी अरेबिया बनाने जा रहा है जिसका नाम है लाइन। 170 किलोमीटर का, 500 मीटर की हाइट और 200 मीटर की चौड़ाई। इसकी खास बात ये होने वाली है कि इसके अंदर 9 लाख लोग रहेंगे। मल्टी फ्लोर प्रॉपर्टी होगी। इसका कंसेप्ट ये है कि इसके अंदर कोई कार नहीं होगी, कोई स्ट्रीट नहीं होगी और कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। लोग रहेंगे, लोग ऑफिस जाएंगे, लोग मॉल जाएंगे, सब कुछ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर ही लोग मैनेज करेंगे। ये कंसेप्ट फ्यूचर चेंज करेगा। कंसेप्ट है द लाइन। आप गूगल करके देखिएगा, यू विल बी अमेज्ड एंड इम्प्रेस्ड। बेसिक कंसेप्ट सिंपल सा है कि जैसे मैं मान लीजिए इस लाइन के फ्लोर नंबर 6 पे, पार्ट नंबर 8 पे रहता हूँ, तो पार्ट नंबर 8 के अंदर एक मॉल भी होगा जो मेरे से 5 मिनट की दूरी पे होगा, या हो सकता है फ्लोर नंबर 7 पे होगा, या हो सकता है फ्लोर नंबर 2 पे होगा। मैं लिफ्ट से जा सकता हूँ, मैं सीढ़ियों से जा सकता हूँ, लेकिन मुझे जाना सिर्फ 5 ही मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में है। एवरीथिंग विल बी देयर विद इन द 5 मिनट्स स्पैन। ये कंसेप्ट है, अभी सिर्फ कंसेप्ट है। 2045 तक प्लान है कमीशन करने का। 2034 तक पहला फेज़ कंप्लीट करने का प्लान है सऊदी अरेबिया का। सफल हो ना हो बाद की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ग्लोरियस अचीवमेंट के लिए अगर फेल भी आप होते हैं ना, तो उसमें भी ग्लोरी है। सऊदी अरेबिया ने अगर ये कंसेप्ट दिया है तो ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है और बहुत इंप्रेसिव है। खैर, ये तो एक रीजन था। इसके अलावा एक रीजन है ऑक्सीगन। सऊदी अरेबिया का जो ऑक्सीगन रीजन होने वाला है नियोम प्रोजेक्ट के अंदर, नियोम सिटी के अंदर, वो एक इंडस्ट्रियल सिटी होगा। ऑक्सीगन इज़ ए इंडस्ट्रियल सिटी। आप कुछ भी करोगे तो नेचुरली इंडस्ट्री चाहिए, पेन बनाने वाले लोग चाहिए, पेन बनाने वाली फैक्ट्री चाहिए, कंप्यूटर बनाएंगे या माइक्रोफोन बनाएंगे, टी शर्ट्स बनेंगी। मैन्युफैक्चरिंग हब बेसिकली
ऑक्सागोन नाम की सिटी में होगा, वो भी प्लान्ड होगा। उसके अंदर भी आपको सब कुछ वैसा ही होगा एक तरह से। पोर्ट के आसपास ये सिटी बना होगा और बाकी दुनिया से भी ये सिटी कनेक्टेड होगा पोर्ट्स के थ्रू। इंडस्ट्रियल हब जस्ट लाइक द लाइन इज़ फॉर रेजिडेंस, ऑक्सागोन इज़ फॉर इंडस्ट्रियल। इसके बाद एक रीजन है इसका एक्वेलियम रीजन, सबटेरेनियन डिजिटलाइज कम्युनिटी ऑफ द फ्यूचर दैट विल इन्वर्ट आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल टू इंटीग्रेट विद नेचर, डिस्क्राइब्ड एज एन अपसाइड डाउन स्काई स्क्रैपर। ये एक तरह से यूनिक टाइप का सिटी होगा जो मतलब अपसाइड डाउन स्काई स्क्रैपर होगा और जमीन के अंदर 450 मीटर जाके, जमीन के अंदर आप समझिए कि पिरामिड जैसे सिटीज़ बने हुए हैं। जो सिटीज़ ऊपर बने हुए हैं उनकी बजाय ये कंसेप्ट नीचे की तरफ होगा जिसके अंदर विद एन एक्सेस फ्रॉम अंडर वाटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं फ्यूचर कैसा होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने का मौका नहीं मिला, बट द कंसेप्ट इज़ सऊदी अरेबिया इज़ प्लानिंग समथिंग डिफरेंट जो आज की सिचुएशन से हमें नज़र दूर आता है। सिंदाला वुड बी लग्जरी रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिटी कोस्ट, ट्रोयाना वुड बी अ माउंटेन एरिया। मतलब एक तरह से जो मैंने आपको पांचों चीज़ें बता दी है। हाँ, फिर इसके बाद लेजा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना रहे हैं लेजा नाम से। सो ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि सऊदी अरेबिया इज़ मेकिंग अ न्यू कंसेप्ट, एक प्लान सिटी बना रहा है नियोम के जिसके अंदर हर चीज़ का सेगमेंट बनेगा और वो सिटी हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करेगा। यहाँ से इंडिया के अंदर अगर लैंड की प्रॉब्लम है फ्यूचर को देखते हुए हम पेसिमिज्म की तरफ अगर जाएं तो हाँ, लैंड का प्रॉब्लम आने वाला है इंडिया के अंदर। लेकिन जिस तरह से मैंने डिस्कशंस किया है और भी क्या चीज़ें पॉसिबल है उनको देखते हुए लगता है कि अगर लैंड का प्रॉब्लम भी होगा फ्यूचर में तो फ्यूचर जनरेशन को लैंड की प्रॉब्लम से फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका जीने का तरीका अलग होने वाला है। जैसे मुंबई के अंदर यू डोंट हैव अ विला, यू डोंट हैव अ रो हाउस और अ बंगलो, यूजुअली यू हैव अ फ्लैट। तो मुंबई में रहने वाले प्रीफर भी फ्लैट ही करते हैं। अब आज अगर मुंबई में आप किसी को जाके बोलो कि दादर के अंदर 500 गज का घर मिल रहा है तो ठीक है, पैसा वैसा अरेंज करके वो ले भी लेगा, बट अ कॉमन मैन वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव सिक्योरली और सेफली एट दैट प्लेस। सैफ अली खान के घर में घुस के अगर कोई चाकू मार जाता है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी, ज़मीन की रिक्वायरमेंट बदलेगी, ज़मीन की अवेलेबिलिटी बदलेगी, जनरेशन भी बदलेगी, जनरेशन की रिक्वायरमेंट बदलेगी, जनरेशन का थॉट प्रोसेस बदलेगा, जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ हाउस राइट नाउ, देयर इज़ एक्चुअली नो नीड टू गेट पैनिक। जिस भाई ने कमेंट किया, आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट कमेंट, बहुत थॉटफुल कमेंट है और ये ग्राउंड रियलिटी का कमेंट है, जो बातें आज भारत में हो रही है। आप प्रॉपर्टी डीलर से सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, इंटरनेट डिस्कशन से सुनते हैं, जो सच्चाई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ओपन माइंड के साथ सोचेंगे सारे पॉसिबल ऑप्शंस को, तो नो, दिस इज़ नॉट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का अंत नहीं है। अगर आप किसी कारण से घर नहीं खरीद पाए हैं, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो भी यू हैव टाइम, यू कैन बाय अ हाउस on your own time and at your own pace. If you can afford, buy, well and good. If you cannot, please don't get panic, please don't get disheartened. ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी का अंतिम उद्देश्य खुश रहना है। जय हिंद, थैंक यू।